आज हम प्राचीन भारत के एक ऐसे विद्वान के बारे में गहराई से जानेंगे जिन्हें अक्सर भारतीय चिकित्सा का जनक कहा जाता है, ऋषि चरक। हमारे पास उनके जीवन और काम पर आधारित कुछ स्रोत हैं और आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि वो कौन थे, बल्कि ये समझना है कि उनके विचार उस समय कितने क्रांतिकारी थे और आज भी हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। और ये वाकई एक दिलचस्प यात्रा होने वाली है। देखिए, हम बात कर रहे हैं लगभग 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच के समय की। हाँ, ये एक ऐसा युग था, मतलब उस जमाने में दुनिया में ज्यादातर जगह चिकित्सा का मतलब था जादू टोना, सही अंधविश्वास। है। उस माहौल में एक ऐसा व्यवस्थित, तार्किक और आप कह सकते हैं एक दार्शनिक ढांचा तैयार करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बौद्धिक क्रांति थी। बिल्कुल। तो चलिए इसी क्रांति की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले तो इस रहस्यमयी व्यक्ति को जानते हैं, ऋषि चरक थे कौन। हमें पता चलता है कि वो कुषाण सम्राट कनिष्क के राजवैद्य थे, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है उनके नाम का मतलब, चरक, हाँ, जिसका अर्थ है घूमने वाला। एक घूमने वाला डॉक्टर, ये कोई आम बात तो नहीं लगती। ये नाम ही उनकी पूरी शख्सियत और उस दौर की परंपरा को बयान करता है। वो सिर्फ एक जगह बैठकर मरीज देखने वाले वैद्य नहीं थे। अच्छा। चरक उस दौर के उन विद्वानों और चिकित्सकों के लिए इस्तेमाल होता था जो ज्ञान की तलाश में और उसे फैलाने के लिए लगातार यात्रा करते थे। सोचिए, वे नए नए इलाकों में जाते, वहां की वनस्पतियों मतलब जड़ी बूटियों का अध्ययन करते, स्थानीय इलाज के तरीकों को समझते और अपने ज्ञान को और बढ़ाते। तो मतलब ये एक तरह के मेडिकल रिसर्चर थे जो फील्ड वर्क पर रहते थे। बिल्कुल, जो फील्ड पर रहते थे। ये सिर्फ क्लिनिक में नहीं बैठते थे, बल्कि दुनिया ही इनकी लैब थी। और स्रोत ये भी बताते हैं कि उनका संबंध तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय से भी था, जहां वो छात्र भी रहे और शिक्षक भी। हाँ, और यही बात उन्हें एक साधारण चिकित्सक से कहीं ज्यादा बड़ा बनाती है ना? बिल्कुल, वे ज्ञान को ग्रहण भी कर रहे थे और उसे अगली पीढ़ी को सौंप भी रहे थे। और वे इस काम में अकेले नहीं थे। हमें आयुर्वेद की बृहत्त्रयी या महान तिकड़ी का जिक्र मिलता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। चरक के साथ साथ सुश्रुत और वाग्भट। जी, तो ये किसी एक अकेले जीनियस की कहानी नहीं है। ये तो एक पूरे बौद्धिक इकोसिस्टम की कहानी है, जहां अलग अलग विशेषज्ञ मिलकर ज्ञान को आगे बढ़ा रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे सुश्रुत को आज हम शल्य चिकित्सा का जनक या फादर ऑफ सर्जरी के रूप में जानते हैं। राइट। उनका काम सर्जरी पर केंद्रित था। वहीं चरक का मुख्य ध्यान काय चिकित्सा यानी जनरल मेडिसिन पर था। हाँ, ये जो विशेषज्ञता का विभाजन है, यही दिखाता है कि उस समय चिकित्सा का क्षेत्र कितना विकसित हो चुका था। तो इसी इकोसिस्टम में चरक का सबसे बड़ा योगदान था ज्ञान को एक जगह संजोना। और यहीं पर उनकी वो कालजयी रचना सामने आती है, जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया, चरक संहिता। लेकिन ये सिर्फ एक किताब नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसे आयुर्वेद का विश्वकोश कहना ज्यादा सही होगा। और जो बात इसे और भी आकर्षक बनाती है, वो ये है कि चरक ने इसे शून्य से नहीं बनाया था। अच्छा। ये अग्निवेश तंत्र नाम के एक और पुराने ग्रंथ का संशोधित और आप कह सकते हैं एक विस्तृत रूप था, जिसे ऋषि आत्रेय के शिष्य अग्निवेश ने लिखा था। तो मतलब चरक ने उस मौजूदा ज्ञान को लिया, उसे परखा, उसमें अपना अनुभव और नई खोजें जोड़ी और उसे एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित किया। एक मिनट, तो मतलब वो किसी और के काम को आगे बढ़ा रहे थे। ये तो आज की वैज्ञानिक परंपरा जैसा है। कि ज्ञान एक सतत प्रवाह है। तो ऐसा नहीं था कि ये ज्ञान रातों रात आ गया। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी निखरता जा रहा था, एक के काम को दूसरा आगे बढ़ा रहा था। ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था जो हजारों सालों तक चला। और इसका जो दायरा है वो तो हैरान करने वाला है। स्रोत बताते हैं कि इसके 8 खंड हैं, जिन्हें अष्टांग स्थान कहा जाता है। पहला है सूत्र स्थान। इसमें आयुर्वेद के मूल सिद्धांत, दर्शन और स्वस्थ जीवन जीने के नियम हैं। ये नींव है। ये ग्रंथ सीधे नुस्खों से शुरू नहीं होता। ये क्यों से शुरू होता है। स्वास्थ्य क्या है, बीमारी क्यों होती है, जीवन का उद्देश्य क्या है। वाह। ये एक दार्शनिक आधार तैयार करता है। इसके बाद आता है निदान स्थान, यानी रोगों के कारण। फिर है विमान स्थान। इसमें निदान के तरीके, मतलब डायग्नोसिस, और एक अच्छे डॉक्टर की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। तो ये सिर्फ एक टेक्स्ट बुक नहीं, एक तरह का ट्रेनिंग मैनुअल भी था। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। चरक सिर्फ ये नहीं बता रहे थे कि क्या जानना है,
बल्कि ये भी सिखा रहे थे कि ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है और उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। इसमें मरीज की जांच पड़ताल के तरीकों, तर्क वितर्क और यहाँ तक कि मेडिकल डिबेट्स का भी जिक्र है। क्या बात है। आगे शारीरिक स्थान है, जिसमें शरीर रचना यानी एनाटॉमी और शरीर विज्ञान फिजियोलॉजी की बात है। और एक और है इंद्रिय स्थान। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। यह संवेदी अंगों की जांच करके रोग का पूर्वानुमान लगाने के बारे में है। हाँ, ये तो किसी जासूसी कहानी जैसा लगता है। आप इसे एक तरह की फॉरेंसिक ऑब्जर्वेशन कह सकती हैं। वे शरीर के बहुत छोटे छोटे संकेतों को पढ़ते थे, जैसे त्वचा का रंग, आंखों की चमक, आवाज का भारीपन। अच्छा। इन सब को पढ़कर ये अनुमान लगाते थे कि बीमारी कितनी गंभीर है और मरीज के बचने की कितनी संभावना है। ये गहरे अनुभव और सूक्ष्म अवलोकन का संगम था। और फिर आता है मुख्य हिस्सा, चिकित्सा स्थान, जिसमें अलग अलग बीमारियों के इलाज का विस्तार से वर्णन है। जी। इसके बाद कल्प स्थान, जो फार्मेसी यानी दवाइयां बनाने पर है। और अंत में सिद्धि स्थान। मुझे बहुत आकर्षक लगा, मतलब इलाज खत्म होने के बाद भी एक पूरा खंड है। ये तो आज के पोस्ट ट्रीटमेंट केयर या फॉलोअप जैसा लगता है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि उनका लक्ष्य सिर्फ बीमारी के लक्षण को दबाना नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य को पूरी तरह से बहाल करना था। सफलता का मतलब था कि मरीज वापस अपनी सामान्य स्वस्थ अवस्था में लौट आए और दोबारा बीमार न पड़े। सही है। ये पूरी प्रक्रिया कारण समझने से लेकर निदान, इलाज, दवा बनाने और स्वास्थ्य की बहाली तक एक बेहद वैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण को दर्शाती है। ठीक है, तो इस ग्रंथ की संरचना तो वाकई शानदार है, लेकिन इसके अंदर जो विचार हैं, जो आइडियाज हैं, वे तो और भी क्रांतिकारी लगते हैं। चलिए उन पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की जो लगभग सबने सुना है, त्रिदोष सिद्धांत। वात, पित्त, कफ। हम इसे सुनते तो हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? ये आयुर्वेद का मूल स्तंभ है और चरक ने इसे बहुत गहराई से समझाया। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इन्हें शरीर की 3 मौलिक ऊर्जाओं या क्या कहते हैं फंक्शनल प्रिंसिपल्स के रूप में देखना। अच्छा। वात हर तरह की गति से जुड़ा है, सांस लेना, रक्त संचार, यहाँ तक कि विचारों का चलना। ओके। पित्त रूपांतरण या मेटाबॉलिज्म से जुड़ा है, भोजन का पचना, ऊर्जा का बनना, शरीर का तापमान। और कफ स्थिरता, संरचना और चिकनाई से जुड़ा है, जैसे शरीर का ढांचा, जोड़ों का लचीलापन। तो ये सिर्फ 3 चीजें नहीं है, बल्कि शरीर के 3 फंडामेंटल फंक्शंस हैं। और बीमारी का मतलब? इन तीनों के बीच का संतुलन बिगड़ जाना। चरक का सिद्धांत ये था कि कोई भी बीमारी तब होती है जब इन तीनों में से कोई एक या ज्यादा असंतुलित हो जाएं। अच्छा। इसलिए इलाज का मकसद सिर्फ लक्षण को दबाना नहीं, बल्कि इस बिगड़े हुए संतुलन को फिर से स्थापित करना है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं देखता कि सिर दर्द क्यों हो रहा है, बल्कि ये देखता है कि शरीर में ऐसा क्या असंतुलन है। बिल्कुल। क्या पाचन खराब है, या नींद पूरी नहीं हुई, या तनाव ज्यादा है जिससे ये सिर दर्द हो रहा है। ये तो जड़ पर काम करने जैसा हुआ। एकदम। दृष्टिकोण मूल कारण पर होता है, लक्षण पर नहीं। ये आज की फंक्शनल मेडिसिन की सोच से बहुत मिलता जुलता है, जो शरीर को अलग अलग अंगों का जोड़ नहीं बल्कि एक आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम मानती है। और ये यहीं हाथ नहीं होता। स्रोत बताते हैं कि चरक पाचन, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी की अवधारणाओं को स्पष्ट करने वाले पहले लोगों में से थे। उन्होंने इम्यूनिटी के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है, ओजस। ओजस की अवधारणा बहुत गहरी है, इसे सिर्फ इम्यूनिटी समझना वो अधूरा होगा। चरक के अनुसार ओजस शरीर की परम जीवन शक्ति या वाइटल एसेंस है। वाइटल एसेंस। जी, ये अच्छे स्वास्थ्य का अंतिम उत्पाद है। जब आपका पाचन अच्छा हो, मन शांत हो और शरीर मजबूत हो तो ओजस बनता है, जो आपको बीमारियों से बचाता है और चेहरे पर एक चमक लाता है। उन्होंने समझाया कि हमारा भोजन, हमारी जीवन शैली और हमारी मानसिक स्थिति, ये सब सीधे तौर पर इस ओजस को बनाते या बिगाड़ते हैं। ये विचार कि हमारा खानपान और मेटाबॉलिज्म हमारी इम्यूनिटी की नींव है, ये वो आज मेडिकल साइंस भी मानती है। अब उस बात पर आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है। स्रोत के अनुसार चरक को आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स की भी समझ थी। एक मिनट, ये कैसे संभव है? ये तो बहुत आधुनिक विज्ञान लगता है। कहीं हम अपने आज के शब्दों को प्राचीन विचारों पर थोप तो नहीं रहे? ये एक बहुत जायज सवाल है और इसका जवाब ही चरक की प्रतिभा को दिखाता है।
जाहिर है वे डीएनए या जीन्स के बारे में नहीं जानते थे, उनके पास कोई माइक्रोस्कोप नहीं था। सही। लेकिन उनके पास अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन और तर्क यानी डिडक्शन की असाधारण शक्ति थी। उन्होंने ये देखा कि कुछ शारीरिक विशेषताएं और बीमारियां परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। तो वो सिर्फ ये नहीं कह रहे थे कि बच्चा अपने पिता जैसा दिखता है। नहीं नहीं, इससे कहीं ज्यादा उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि बच्चे में जन्मजात दोष या बीमारियां माता पिता के बीज यानी शुक्राणु या क्षेत्र यानी डिम्ब में किसी खराबी के कारण हो सकती हैं। सच में? हाँ, उन्होंने ये तक बताया कि कौन से गुण माँ से आते हैं और कौन से पिता से। उस युग में बिना किसी तकनीक के केवल पैटर्न्स की पहचान करके इस नतीजे पर पहुंचना, ये एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग थी। इसे आज हम जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कहते हैं। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब कारण और प्रभाव के संबंध को समझना, भले ही उसके पीछे का मैकेनिज्म न पता हो। हम 21वीं सदी में जीनोम मैपिंग की बात कर रहे हैं और वे 2000 साल पहले इसकी नींव रख रहे थे। यही दिखाता है कि सच्ची वैज्ञानिक जिज्ञासा क्या कर सकती है। वे घटनाओं को सिर्फ ईश्वर की इच्छा मानकर नहीं छोड़ रहे थे, बल्कि उनके पीछे के भौतिक कारणों को खोजने की कोशिश कर रहे थे। विज्ञान और दर्शन के अलावा एक और पहलू है जिसने मेरा ध्यान खींचा। चिकित्सकों के लिए एक कठोर आचार संहिता, जिसे चरक शपथ भी कहा जाता है, और बताया जाता है कि यह हिप्पोक्रेटिक शपथ से भी पुरानी या उसके समकालीन है। जी, ये सिर्फ इलाज के बारे में नहीं था, बल्कि एक डॉक्टर को कैसा इंसान होना चाहिए इसके बारे में था। बिल्कुल। इसमें कई ऐसे सिद्धांत थे जो आज भी मेडिकल एथिक्स की नींव माने जाते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, रोगी का कल्याण सर्वोपरि है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा, रोगी की गोपनीयता, पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, मरीज की जानकारी को हर हाल में गुप्त रखना। तीसरा, बिना किसी भेदभाव के सबका इलाज करना, चाहे मरीज अमीर हो या गरीब, दोस्त हो या दुश्मन। और एक और बात जो मुझे बहुत प्रासंगिक लगी, वो थी आजीवन सीखने की प्रतिबद्धता। ये मानना कि एक डॉक्टर का सीखना कभी खत्म नहीं होता। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। शपथ में कहा गया है कि एक चिकित्सक को ज्ञान और कौशल के लिए हमेशा विनम्र और जिज्ञासु रहना चाहिए। ये विचार कि आप सब कुछ जान चुके हैं, वहीं से आपके पतन की शुरुआत होती है। चरक का मानना था कि चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार विकसित होता है, इसलिए एक अच्छे डॉक्टर को हमेशा सीखते रहना होगा। ये सवाल खड़ा करता है कि ये नैतिक सिद्धांत समय और संस्कृति से कितने परे हैं। मतलब चाहे प्राचीन ग्रीस के हिप्पोक्रेट्स हों या भारत के चरक, दोनों ने ये महसूस किया कि एक डॉक्टर की शक्ति के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। सही बात है। ये सिर्फ एक पेशा नहीं, एक सेवा है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ मरीज के प्रति नहीं, बल्कि समाज और खुद अपने ज्ञान के प्रति भी है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? हमने ऋषि चरक को एक चिकित्सक, एक शिक्षक, एक लेखक और एक दार्शनिक के रूप में देखा। उनका काम सिर्फ बीमारियों और उनके इलाज तक ही सीमित नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य को एक समग्र नजरिए से देखने पर था। और निवारक देखभाल यानी प्रिवेंटिव केयर पर उनका जोर आज के दौर में अविश्वसनीय रूप से जरूरी लगता है। बिल्कुल। ये मूल विचार कि स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन की स्थिति है, ये एक शाश्वत सिद्धांत है। और दूसरा बड़ा विचार, रोकथाम इलाज से बेहतर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आधुनिक चिकित्सा भी अब धीरे धीरे इस समग्र दृष्टिकोण को अपना रही है, जिसे आज लाइफस्टाइल मेडिसिन कहा जाता है। सही। इसलिए चरक का काम सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि आयुर्वेद के भीतर एक जीवित परंपरा है जो आज भी लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। उनका ध्यान इस बात पर था कि हम बीमार कैसे न पड़ें, न कि सिर्फ इस पर कि बीमार पड़ने के बाद क्या करें। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। हाँ, और शायद यही उनकी विरासत का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। उन्होंने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी व्यक्ति के अपने हाथों में दी। आपका आहार, आपकी दिनचर्या, आपके विचार, आपका आचरण, ये सब आपके स्वास्थ्य को तय करते हैं। ये एक बहुत ही सशक्त बनाने वाला, एम्पावरिंग विचार है। सोचने वाली बात है। स्रोत बताते हैं कि चरक की आचार संहिता में आजीवन सीखने पर जोर दिया गया था। आज के इस युग में जहां मेडिकल जानकारी और टेक्नोलॉजी हर कुछ महीनों में बदल जाती है, ये प्राचीन सिद्धांत एक विशेषज्ञ या एक्सपर्ट होने के हमारे आधुनिक विचार को कैसे चुनौती देता है। शायद सच्चा विशेषज्ञ वो नहीं है जिसके पास सारे जवाब हैं, बल्कि वो है जो सही सवाल पूछना कभी नहीं छोड़ता।